Hello students, in this video we will cover part 2 of life insurance। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग बताया था और इसके फीचर बताए थे। आज हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ कंप्लीट करती हैं, उनको परफॉर्म करती हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ को इस्टेब्लिश क्यों किया जाता है, क्या ऐसे रीज़न है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ टू स्प्रेड लाइफ इंश्योरेंस वाइडली। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ को इस्टेब्लिश करने का जो मेन मोटिव है कि ये लाइफ इंश्योरेंस को बहुत ज़्यादा एरियाज़ में लेकर जाती हैं, पर्टिकुलरली जो रूरल एरियाज़ हैं तो वहाँ पर भी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ है वो पहुँचती हैं, ताकि जितने भी इंश्योरेबल पर्सन हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। मेन रीज़न क्या होता है कि ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है जो सोशली और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो उनको एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करना। क्योंकि अगर जैसे आज की डेट में तो वो बेचारे पुअर हैं ही, लेकिन कल को अगर उनके फैमिली में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, उनके कमाने वाला जो अगर अकेला पर्सन है उसी की डेथ हो जाती है, तो कितना ज़्यादा उनके लिए वो सिचुएशन कितनी वर्स्ट होती है। तो ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए ही जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो उन तक पहुंचती हैं, उनको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताती हैं, इम्पोर्टेंस के बारे में बताती हैं और उनको ये फैसिलिटी देती हैं। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है इन कंपनीज का वो है टू प्रोवाइड द एडिक्वेट फिनेंशियल कवर अगेंस्ट डेथ। तो लोगों को जब अगर कमाने वाले पर्सन की ही डेथ हो जाती है तो सच में बहुत बुरा होता है उसके फैमिली के लिए। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं कि एक पर्सन की डेथ होने पर तो उसके अगेंस्ट मतलब उस कंपेंसेशन के लिए कुछ थोड़ा सा जो कंपेंसेशन होगा तो इसके लिए एडिक्वेट फिनेंशियल कवर, एडिक्वेट फिनेंशियल हेल्प उनको देती हैं, ताकि कुछ हद तक थोड़ा सा अपना लॉस वो कवर कर पाएँ। किसी पर्सन के लॉस को सच में कवर करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर फिनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है तो थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। तो फिनेंशियल जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं तो इस ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करती हैं। टू मोबिलाइज द पीपल सेविंग, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी करती क्या है, लोगों की सेविंग को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने का मतलब देखो, अगर हम इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर आपको मंथली, एनुअली, हाफ ईयरली अगर आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा तो आप कुछ ना कुछ उसके लिए सेव करेंगे, आपके अंदर सेविंग की हैबिट आएगी। अदरवाइज़ आपका पैसा वो आइडल पड़ा रहेगा। तो जब वो सेविंग आपकी होगी तो उस सेविंग को लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज मोबिलाइज करती हैं, इकट्ठा करती हैं और उनको फर्दर आगे इन्वेस्ट कर दिया जाता है। उनको इंडस्ट्रीज़ के अंदर अट्रैक्टिव प्लान्स के थ्रू, मतलब उनको अलग अलग प्लान के थ्रू उनको मोबिलाइज किया जाता है। कभी डिफरेंट प्लान्स हो सकती हैं तो उनके थ्रू उनको इकट्ठा किया जाता है और उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाता है। टू डिप्लॉय द फंड कलेक्टेड, जो फंड कलेक्ट किए जाते हैं उनको इस तरह से यूज़ किया जाता है कि जिससे इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट रखा जा सके और साथ के साथ जो नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं उनको भी पूरा किया जा सके। तो फंड को प्रॉपरली यूज़ किया जाता है, मिसयूज़ नहीं किया जाता। लोगों ने अपने इनकम में से कंपनी को पैसा दिया है, प्रीमियम के फॉर्म में दिया है, तो उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन किया जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट किया जाता है। टू डेवलप द इंश्योरेंस प्लान, लाइफ इंश्योरेंस का मेन मोटिव इंश्योरेंस प्लान को भी डेवलप करना है और डेवलप इस तरह से किया जाता है कि कम्युनिटी की नीड के अकॉर्डिंग, इसमें जो भी हमारा सोशल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, तो सारी चीज़ों को देखकर ही जो प्लान्स हैं, इंश्योरेंस की जो प्लान है उनको डेवलप किया जाता है। अलग अलग लोगों के लिए उनको अलग अलग तरह के प्लान ऑफर किए जाते हैं। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से।
इसके बाद है कि जो एक्टिविटीज़ हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को प्ले करती हैं, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो इंश्योरेंस कंपनी परफॉर्म करती है। तो सबसे पहला, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का काम क्या होता है? टू ऑब्टेन एप्लीकेशन और प्रपोजल फॉर्म। सबसे पहले तो जो भी एजेंट होते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के, जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो प्रोस्पेक्टिव बायर तक पहुंचते हैं कि जो लोग हमारे पोटेंशियल बायर हो सकते हैं, जो कंपनी की इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं, तो उन तक वो पहुंचते हैं और उनको अलग अलग प्लान्स के बारे में बताते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि वो किस तरह की प्लान लेना चाहते हैं। मेडिकल प्लान वो लेना चाहते हैं, बच्चों के लिए कोई प्लान लेना चाहते हैं, स्टडी के लिए कुछ ऐसा प्लान लेना चाहते हैं। तो उसके बेस पर जैसी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो उनको वैसे ही प्लान के बारे में बताया जाता है। इसके बाद जो भी पोटेंशियल बायर होते हैं वो प्लान को समझते हैं और उनको जो बेस्ट प्लान लगती है उसको वो चूज़ कर देते हैं और उनको फिर एक प्रपोज़ल फॉर्म को फिल करना होता है। उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट एक्टिविटी होती है जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी परफॉर्म करती है। सेकंड स्टेप पे क्या आता है? टू एग्जामिन एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिसीजन ऑन प्रपोजल अंडरराइटिंग। इसके बाद जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं, इंश्योर्ड जो प्रपोज्ड इंश्योर्ड है वो प्रपोजल हमें देता है, फिर जो इंश्योरर होगा उन प्रपोजल को एग्जामिन करेगा। तो इस अंडरराइटिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल कंसर्न्ड है तो कितना रिस्क जो है, मतलब कितना रिस्क है उसका जो हमें फेस करना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनीज सारे फॉर्म को प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करती है, उनको प्रॉपरली देखती है, अलग अलग सोर्सेज से वो डाटा कलेक्ट करती है, वो देखती है कि जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म के अंदर प्रोवाइड की गई है क्या वो रिलायबल है या नहीं है, और जो मेडिकल हिस्ट्री दी गई है प्रपोजल फॉर्म के अंदर तो उसको भी इवेलुएट किया जाता है। तो प्रॉपरली जो होता है एप्लीकेशन फॉर्म का एग्जामिनेशन किया जाता है, फिर डिसीज़न लिया जाता है उसके ऊपर। थर्ड स्टेप पे क्या होता है? टू इशू पॉलिसी डॉक्यूमेंट। थर्ड स्टेप पे अगर कंपनी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है प्रपोज़ल के एग्जामिनेशन के बाद, फिर इसके बाद इंश्योर्ड पर्सन को एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं एग्रीमेंट की, कि जो भी हम में एग्रीमेंट होगा उसकी क्या टर्म्स रहेंगी, क्या कंडीशंस होंगी। तो ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट का एविडेंस होता है, ये प्रूफ होता है कि जो पॉलिसी होल्डर है और जो भी इंश्योरर है तो उनके बीच में आपस में क्या क्या डील हुई है, तो वो सारी कंडीशंस वो सब कुछ पॉलिसी के अंदर, पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी जाती है। तो ये पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट होता है ये इंश्योर्ड को इशू कर दिया जाता है। तो इसमें पूरी डिटेल होती है कि किस तरह के रिस्क को कवर किया जाएगा। रिस्क कवरेज के रिगार्डिंग पूरी डिटेल जो होती है इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में होती है। फोर्थ जो है टू कीप साइट ऑफ कंडीशन। इसका मतलब है कि दोनों पार्टीज़ के लिए, मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, तो उनको उसको ऑनर करना, उसकी रिस्पेक्ट करना रिक्वायर्ड होता है। रिस्पेक्ट इन द सेंस कि जो इंश्योरर होगा, जो इंश्योर्ड होगा, उसको प्रीमियम टाइमली पे करना चाहिए और इन रिटर्न जो इंश्योरेंस कंपनी है तो उसको भी अपने जो कमिटमेंट है तो उनको टाइमली पूरा करना चाहिए। एक इसका लास्ट पॉइंट है टू अटेंड अदर रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर। तो लास्ट पॉइंट में क्या होता है? टू अटेंड अदर रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर, कि जो बाकी की रिक्वायरमेंट है पॉलिसी होल्डर की तो उनको भी अटेंड करना रिक्वायर्ड होता है। तो बाकी क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? इंश्योरेंस कंपनी को बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ भी पूरी करनी पड़ती है, जैसे नॉमिनेशंस का है, सरेंडर का है, क्लेम की पेमेंट है, जो पॉलिसी टर्म्स होती हैं तो उनके अकॉर्डिंग करना होता है, ये तो होती ही हैं।
इसके अलावा कंपनी को अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, जो फंड कंपनी ने कलेक्ट किया है उसको इन्वेस्ट करना होता है, पर्सोनल को मैनेज करना होता है, नए नए प्लान को डेवलप करना होता है, आईआरडी से उनको अप्रूव करवाना होता है। तो ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको इंश्योरेंस कंपनी को परफॉर्म करना होता है। तो इस तरह से ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंश्योरेंस कंपनी कंप्लीट करती हैं। इसके बाद आता है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ऑर्गेनाइज जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो इसके बेस पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस LIC, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज PLI, उसके बाद ये PLIC हम कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। तो इसमें स्ट्रक्चर में क्या है, जो LIC है इसको 1956 में इस्टेब्लिश किया गया। इंडिया के अंदर 245 इंडियन एज वेल एज जो फॉरेन लाइफ थी उनका नेशनलाइजेशन हुआ और उनको लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में मर्ज कर दिया गया। 2012-13 तक जो LIC था वो 8 जोनल ऑफिसेस में काम कर रहा था। इसके अंडर 113 डिविजनल ऑफिसेस थे, 2048 ब्रांच ऑफिसेस थे और 1275 सैटेलाइट ऑफिसेस थे। तो LIC 4 इसके 4 टायर स्ट्रक्चर है। तो ये जो डायग्राम है आपके सामने इसमें बताया गया है कि इसका एक सेंट्रल ऑफिस होता है जिसके अंडर जॉइंट वेंचर आता है, जोनल ऑफिसेज हो सकते हैं और फॉरेन ऑफिसेज हो सकते हैं। तो जोनल ऑफिसेज के अंडर डिविजनल ऑफिसेज आते हैं, ब्रांच ऑफिसेज आते हैं और सैटेलाइट ऑफिसेज आते हैं। तो जो अगर हम LIC की बात करें तो इसका जो सेंट्रल ऑफिस है वो मुंबई में है। सेंट्रल ऑफिसेस में अपना एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम क्या होता है कि ये बिज़नेस के जो सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो अफेयर्स होते हैं उनको सुपरवाइज करती हैं, उनको डायरेक्शन देती हैं। कमेटी में चेयरमैन होते हैं, 2 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं और बोर्ड के 2 और मेंबर होते हैं। और डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होती है। LIC के बेसिकली 8 जोनल ऑफिसेज होते हैं। वेस्टर्न जोन है, सेंट्रल जोन है, ईस्टर्न जोन है, ईस्ट सेंट्रल जोन है, नॉर्दर्न जोन है, नॉर्थ सेंट्रल जोन है, साउदर्न जोन है, साउथ सेंट्रल जोन हो सकता है। और जो ऑफिसेज हैं वो भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पटना और न्यू दिल्ली में है। तो इनके जो हेड ऑफिसेज हैं वो इन एरिया में है। हर एक जोनल ऑफिस का एक जोनल मैनेजर होता है। वो क्या करता है, वो हर एक ऑफिसर के जो भी उसके जोन में ऑफिस होगा उसको वो सुपरवाइज करता है, उसके बिजनेस अफेयर को वो देखता है। एक एडवाइजरी कमेटी भी अपॉइंट की जाती है हर एक जोन के लिए, जो पॉलिसी मैटर, जोन में जितने पॉलिसी मैटर होते हैं उनके रिगार्डिंग डिस्कशन करती है, रिव्यू करती है। और कॉरपोरेशन का एक चेयरमैन होता है और वो सारे जोनल एडवाइजरी बोर्ड का भी चेयरमैन होता है। जो जोनल मैनेजर होता है वो कमेटी के मेंबर के फॉर्म में काम करता है। हर एक जोन अलग अलग डिवीज़न में डिवाइडेड होता है। हर डिवीज़न का एक डिविज़नल मैनेजर होता है। अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो इस टाइम पर डिविज़नल ऑफिसर्स का जो नंबर है वो 113 के नियर अबाउट है। तो 113 डिविज़नल ऑफिसेज हैं। हर डिवीज़न में ब्रांच ऑफिसेज होते हैं। इंडिया के अंदर 2048 ब्रांच ऑफिसेज हैं। हर ब्रांच ऑफिसेज में 7 डिपार्टमेंट होते हैं।
हर डिपार्टमेंट का एक अलग से ऑफिसर होता है जिसके पास उस डिपार्टमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसमें जैसे डिपार्टमेंट में क्लेम डिपार्टमेंट हो सकता है, फिनांस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट होता है, ऑफिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा, पॉलिसी सर्विंग डिपार्टमेंट होता है और सेल डिपार्टमेंट होता है। जो क्लेम डिपार्टमेंट है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये सारे क्लेम के लिए, हर तरह के क्लेम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम हो सकता है, डेथ बेनिफिट क्लेम हो सकता है। जो फिनांस और अकाउंट डिपार्टमेंट होता है ये पूरा फिनांस को होल्ड करता है, लाइक कैश को रिसीव करना, कैश की पेमेंट करना, बैंकिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करना, अकाउंट्स मेंटेन करना, फिनेंशियल एस्पेक्ट को पूरा करना। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्यूटर ऑपरेशंस के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट को कंप्यूटर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट, तो जो न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट होते हैं वो अंडर राइटिंग के हर काम के लिए, मतलब उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं, प्रपोजल फॉर्म के साथ अटैच करते हैं, फर्स्ट प्रीमियम रिसीट को इशू करते हैं, पॉलिसी बॉन्ड को इशू करते हैं। इसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आते हैं। ये जो डिपार्टमेंट होते हैं ये फर्नीचर, स्टेशनरी, सैलरी, लीव रिकॉर्ड, एम्प्लॉयज़ के मैटर वगैरह, इन सब को पूरा ये हैंडल करते हैं। पॉलिसी सर्विंग डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट पॉलिसी सर्विंग फंक्शन को पूरा करता है। ये लोन को देखता है, सरेंडर को देखता है, प्रीमियम की डेट्स को चेक करता है, पॉलिसी रिवाइवल करता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को ऑल्टरेट करता है, नॉमिनेशंस वगैरह को देखता है, एड्रेस चेंज को रिकॉर्ड करता है। सेल्स डिपार्टमेंट आते हैं। सेल डिपार्टमेंट बेसिकली ये क्या करते हैं, नई नई पॉलिसीज़ को सेल करने में, एजेंट को रिक्रूट करने में, एजेंट को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ये एजेंट को मोटिवेट भी करते हैं नए बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में। तो ये LIC का स्ट्रक्चर होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। इंडिया के अंदर इस टाइम 23 के नियर अबाउट है। इन कंपनीज ने जो अपना बिजनेस था वो 2001-2002 में नियर अबाउट उनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। मैक्सिमम बिजनेस में 2 टायर स्ट्रक्चर होता है जिसमें हेड ऑफिस होता है और उनकी ब्रांच होती है। अगर बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया जाए तो ये 4 टायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो डायग्राम है वो हमारे सामने है। इसमें सबसे पहले CEO होगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का CEO होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। इसके अंदर सेल के हेड्स आते हैं, फिर जोनल मैनेजर्स होते हैं, जोनल मैनेजर के अंदर रीजनल मैनेजर्स आते हैं, इसके बाद ब्रांच मैनेजर्स आते हैं। जो अंडरराइटिंग होती है नई बिजनेस की वो हेड ऑफिस के थ्रू होती है, हेड ऑफिस के हाथों में होती है। क्लेम सेटलमेंट हेड ऑफिस लेवल पर ही किया जाता है। तो इनके अलग अलग अपने चैनल्स होते हैं। मैं आ जाती हूँ। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जो अलग अलग डायरेक्टरेट होते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर काम करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये अपेक्स बॉडी होती है जो सारी पॉलिसीज़ को बनाती है, सारी जो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं तो उनकी फॉर्मुलेशन करती हैं। ये पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस फंड के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्लेम को सेटल करते हैं। जो डायरेक्टर का जो ऑफिस है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का जो ऑफिस है वो कोलकाता में है। तो ये बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में है डायरेक्टर जनरल पोस्ट होते हैं, फिर इसके अंदर मेंबर आते हैं PLI के, चेयरमैन होते हैं इन्वेस्टमेंट बोर्ड के, और उनके अंदर चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिवीजन्स होते हैं,
CGM होते हैं PLI के, जनरल मैनेजर होते हैं, सेंट्रल जनरल मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स आते हैं, CPMG होते हैं, देन डायरेक्टर PLI होते हैं, एक्यूचरी होते हैं, PMG हैं, उनके अंडर डायरेक्टर्स आते हैं, फिर डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं और डिविजनल सुपरिटेंडेंट्स होते हैं। तो इस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो PLI है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, तो इसमें अलग अलग जो लोग हैं वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है अलग अलग लाइफ कॉरपोरेशंस का। Rest of the topic I will cover in my next video. Thank you.